Hey, good morning, everyone. Good morning, my great dear family. How are you all? Fit, fine, healthy, happy or not? उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगी और हेल्दी होगी, खुश होगी। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है? जल्दी से बता दो एक बार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो अगर तैयारी बढ़िया चल रही है, सब मज़ा आ रहा है, क्लास में समझ आ रहा है, किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न डाउट तो नहीं हो रहा, किसी चीज़ में कोई भी टॉपिक हो, थ्योरी मतलब कोई भी चीज़ अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स इवन डिस्कस करें उसमें कोई दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे सेकंड हो, चाहे 20th क्लास हो या आज की क्लास हो, इससे पहले जो हुई हैं, किसी में भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक में दिक्कत। ऐसा नहीं है कि वो क्लास अगर 2 महीने पहले हो गई है तो आप नहीं पूछ सकते हैं। आप चाहे 2 महीने पहले वाली क्लास हो, चाहे 2 दिन पहले की, चाहे 2 घंटे पहले की, आप कभी भी पूछ सकते हैं, किसी टाइम पूछ सकते हैं। और जानते ही होंगे जो ऑलरेडी लर्नर्स जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश मेरी यही रहती है विद इन मिनट्स आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, सारी कन्फ्यूज़न जो है उन्हें दूर कर पाऊँ। कोशिश तो यही रहती है, बाकी भूल चूक माफ़। और ये बता दीजिए क्लासेस में अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। और प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे अगर अभी तक तो प्लीज़, बहुत बार कह चुकी हूँ ऑलरेडी, काफ़ी बार, इवन हर क्लास में आप लोग को मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज़ सारी क्लासेस अटेंड करिए। सारे टॉपिक, सारी क्लासेस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते, किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते कि भाई लाइटली ले लो किसी टॉपिक को। जैसे हमने ऑलरेडी बात करी थी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की प्रीवियस क्लासेस में। अच्छा, हमने जैसे कि कल बात करी थी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की, उससे रिलेटेड कुछ एक्चुअली एक्ट्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, चिपकू मूवमेंट हो गया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करी हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर एक्ट कब हुआ, या फिर डीडीटी क्या है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए डीडीटी से। डीडीटी हमने सोचा एक एग्जाम्पल में पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही हमने काफ़ी कुछ जान लिया। सीएफसी जो हमने आई थिंक फ्राइडे को हुआ था ना हमारा, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला, हमने उसको भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था क्या है ये। तो डिटेल में काफ़ी हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम काफ़ी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज सुनने में सिर्फ एक एग्जाम्पल छोटा सा है सीएफसी डीडीटी, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चांसेस हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, हर एक मतलब हर एक टॉपिक से हैं, तो लाइटली तो वैसे भी नहीं लेना है। बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्राइडे को हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी सारी बातचीत करी थी। ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि आखिरकार इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं। मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था, लाइक एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को भी। ये सब आप सोच रहे होंगे कि मैम अभी क्यों नहीं बता रही, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली सारी चीज़ें हम फ्राइडे को बातचीत कर चुके हैं इन डिटेल में डिस्कशन किया था। एंड ऑफ कोर्स एयर वाटर पॉल्यूशन सिर्फ इतने में नहीं निपटेगा, आने वाली क्लासेस में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक कल ही हम एयर पॉल्यूशन की बातचीत करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ तो यही है खैर। और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। एसिड रेन को भी हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो मिस नहीं करनी है। तो एसिड रेन को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूट्रोफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, ये सब हमने पढ़ा था। देन हमने बायो मैग्निफिकेशन के बारे में कल बातचीत करी थी ऑलरेडी। देखो, फर्स्ट पीस जो हमने कल डिस्कस किया था बायो मैग्निफिकेशन, उसमें ही फर्स्ट एग्जांपल था ये डीडीटी। बट ये क्या था, कैसे बॉडी में जा रहा है, ये सब हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। काफ़ी सारी चीज़ें, इसके अफेक्ट्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा किसको इस चीज़ का नुकसान हो रहा है, प्रभाव किस पे पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। कल की क्लास नहीं देखी तो अटेंड कर लो, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। ग्रेड 2 पे प्लेलिस्ट बनी है, एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शेली गुलाटी, सो आप अटेंड कर लीजिएगा प्लीज़। फिर से कह रही हूँ, किसी टॉपिक को हल्के में मत लो, सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हमने थ्रेड पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी के लिए, लॉस ऑन इनिशिएटिव्स के बारे में हमने बात करी थी। एयर एक्ट हो गया, वाटर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये था रिड्यूस करने के लिए सीएफसी, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए था। और ग्लोबल टेम्परेचर कंट्रोल के लिए था आपका पेरिस एग्रीमेंट। इन सब को डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इश्यूज़, मेन कॉज, मेन मेजर इफेक्ट, इन सब के हमने एक शॉर्ट में, मैंने एक टेबल में भी डिस्कस किया था, ताकि आप लोग को नोट्स बनाते टाइम भी दिक्कत ना हो। और देखो, नोट्स साथ साथ बनाते चलो, हर एक क्लास में बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है,
आप भी मानते हैं इतनी सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और अभी तक हमारा जूलॉजी भी कंप्लीट नहीं हुआ ऑनेस्टली। तो आप जानते हैं मैं उसमें की नहीं हूँ कि सिर्फ एकदम बटरिंग खेली और शॉर्टकट में जल्दी जल्दी सिलेबस मैंने निपटा दिया विद इन 100 क्लासेस, और ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं। डिटेल में बातचीत तो देखो होगी, क्लासेस लंबी चलेंगी, ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि हम हर एक टॉपिक को, या तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने कल की क्लास में डीडीटी को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, सब टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। बट मेरा यही है, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए तो मैं करती हूँ और करूँगी, क्योंकि मुझे ये शॉर्टकट वाली चीज़ें नहीं पसंद, क्योंकि उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है आपका अगर सिलेक्शन ही ना हो तो मेरी मेहनत भी ख़राब और आपकी भी, तो वो काम हमें करना ही नहीं है। भाई मेहनत रंग लानी चाहिए, जॉब चाहिए हमें, फ़र्स्ट टाइम में चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब। देन गंगा एक्शन प्लान हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी चिपकू मूवमेंट था कि ट्रीज़ को हक कर लेना, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी होगी तो ऑफकोर्स नहीं पता होगा। हमने बातचीत करी थी इन डिटेल, गंगा एक्शन प्लान, ये सब चीज़ें कब लॉन्च हुई थी, एम क्या था, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देखो सब में मैंने मेंशन किया, कब लॉन्च हुआ, कब स्टार्ट हुआ चिपकू मूवमेंट, नर्मदा बचाओ हो गया आपका, और सब कुछ हमने जितने भी प्रोटोकॉल वगैरह हो गया, एग्रीमेंट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन सबको हमने देखो डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एयर एक्ट था, वाटर एक्ट हो गया आपका, सैनिटरी लैंडफिल हो गया, इंसनरेशन हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, एंड ऑफ कोर्स वर्मी कंपोस्टिंग। इन सबको हम ऑलरेडी डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हम हर चीज़ को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्रदूषक। नहीं पता तो बता देती हूँ, इसे हम प्रदूषक बोलते हैं। ऑफ कोर्स पॉल्यूशन को प्रदूषण बोलते हैं, प्रदूषण। और ये हैं आपके पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। तो आज हम पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल ऑफ कोर्स। सो स्टार्ट करी हूँ मैं फिर फाइनली, क्लास देखा जाए तो आज से स्टार्ट हो रही है, मतलब आज से मतलब है अभी से। ओके, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाते चलो। और अगर न्यू लर्नर्स हो तो बता देती हूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपकी रहती हैं ऑफ कोर्स, सुबह 11 बजे। और अगर क्लास अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। एंड यस, अगर आप यहाँ के नोन में कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उससे ही बता देना, हमारी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कल मंडे से। क्लासेस उसकी भी मंडे टू फ्राइडे ही चलेंगी हमारी, शाम को 7 बजे सीटेट का वही टाइमिंग है। और वो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। और हम ऑलरेडी एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसकी भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रेडोर पे। अगर आपके नोन में कोई भी तैयारी कर रहा हूँ तो आप उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए। और ये ज़रूर बताइएगा कि इंग्लिश क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो गई हैं कल से। कल हमारा सिलेबस डिस्कशन था और आज देखा जाए तो फर्स्ट क्लास शाम को 7 बजे। तो चलो अब बाकी बातचीत करते रहेंगे और स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आ जाता है पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक। तो पॉल्यूटेंट क्या है? Pollutants is any substance that causes harm to environment or living beings when present in excess or undesired places। तो भाई सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ, प्रदूषण को हम बोलेंगे प्रदूषक। बट उससे पहले ऑफ कोर्स अपना पेन ले लूँ, ब्लैक पेन होगा नहीं तो, एंड आई डोंट लाइक ब्लैक पेन। चले, तो सबसे पहले क्या है प्रदूषक? ये वो कोई भी पदार्थ है जो वातावरण में अगर एक्सेस अमाउंट में, कह सकते हैं अधिक मात्रा में मौजूद है या गलत स्थान पर मौजूद होता है तो पर्यावरण के लिए, लिविंग बींग्स होगा यानी जीवों के लिए क्या है, हानिकारक होता है। ठीक है ना, हार्म है, हार्मफुल है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, पोल्यूटेंट्स को हम बोलेंगे प्रदूषक। प्रदूषक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रदूषक क्या है? प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट वह कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो अगर अधिक मात्रा में वातावरण में मौजूद है तो क्या होगा, वो वातावरण के लिए, लिविंग बींग्स यानी जीवों के लिए हानिकारक होगा। हानिकारक हो जाता है, पर्यावरण व जीवों दोनों के लिए क्या होगा, हानिकारक हो जाता है अगर वो वातावरण में अधिक मात्रा में, और हम कह सकते हैं गलत स्थान पर मौजूद है। लिखने की ज़रूरत है हिंदी में या नहीं? लिख देती हूँ ताकि हिंदी लर्नर्स को भी दिक्कत ना हो, तो लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देती हूँ। प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट्स वह
कोई भी पदार्थ यानी सब्सटेंस है, पदार्थ होता है जो जब वातावरण में अधिक मात्रा में, या हम कह सकते हैं गलत स्थान पर मौजूद होता है, या गलत स्थान पर प्रेजेंट होता है यानी मौजूद होता है, तो यह पर्यावरण और हम कह सकते हैं लिविंग बींग्स यानी जीवों के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, हानिकारक हो जाता है। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लीजिए। प्रदूषक वह कोई भी पदार्थ होता है जो जब वातावरण में अधिक मात्रा में या गलत स्थान पर मौजूद होता है तो यह पर्यावरण के व जीवों यानी लिविंग बींग्स के लिए हानिकारक हो जाता है। क्लियर है या नहीं है? इंग्लिश वालों नोट कर लिया या नहीं किया? A pollutant is any substance that causes harm to environment or living beings when present in excess or undesired places. नोट कर लिया? आगे देखें, इसके टाइप्स देख लेते हैं हम जल्दी से। देखिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्लासिफिकेशन जो होगा वो बेस्ड होगा, देखो बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है ना, बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड बेस्ड ऑन नेचर। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट इसके हिसाब से बेस्ड होंगे, जैसे कि बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी के हिसाब से आपका कौन कौन सा होगा, जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। देन इसी हिसाब से बेस्ड ऑन ऑरिजिन के हिसाब से 2 टाइप्स आ जाएंगे, देन बेस्ड ऑन नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स आ जाएंगे। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑफकोर्स फर्स्ट नंबर पे आप मेंशन ही था मेरा, बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी हम कह सकते हैं अपघटनीयता के आधार पर। हिंदी में मैं इसे लिख देती हूँ, अपघटनीयता के आधार पर ये हो गए आपके अपघटनीय प्रदूषक, है ना, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक एंड ऑफ कोर्स पॉल्यूशन प्रदूषण, कंफ्यूज मत होना। अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी यानी अपघटनीयता के आधार पर क्या है। पहले आ जाते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स पहले नंबर। तो ये कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं? पॉल्यूटेंट्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई, हार्मफुल ओनली व्हेन इन एक्सेस। यहाँ पे इसे अब मैं लिख देती हूँ, क्या होंगे ये? ऐसे जीव जो इजीली, जिन्हें तोड़ा जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है, किसके द्वारा? नेचुरल डिकम्पोजर्स के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा इन्हें ईजिली हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन किया जा सकता है। प्राकृतिक सूक्ष्म जीव कहेंगे हम इसको, प्राकृतिक सूक्ष्म जीव के द्वारा इनको किया जा रहा है, आसानी से तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे मैं ये इसे इरेज, चलो यहीं पे लिख देती हूँ, पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे प्रदूषक जिन्हें 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 नेचुरल डिकम्पोजर हो गए आपके प्राकृतिक सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, सूक्ष्म जीवों, जैसे आपके बैक्टीरिया और हो गए आपके फंजाई, फफूंद हो गए, उनके द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। ये तभी अच्छा हानिकारक होते हैं जब अधिक मात्रा में हो। क्लियर है? जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं जब ये अधिक मात्रा में होंगे तभी ये हानिकारक है, हार्मफुल है।
इसके उदाहरण हो जाएगा आपकी डोमेस्टिक सीवेज, फूड वेस्ट, पेपर, कॉटन, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीट। क्लियर है या नहीं? घरेलू गंदा पानी हो गया है ना, फूड वेस्ट हो गया, भोजन अपशिष्ट हो गया, कागज़ हो गया, और सूती कपड़ा कॉटन हो गया, ह्यूमन हो गए, और एनिमल एक्सक्रेटा आपको पता ही है, मानव मल वगैरह, मतलब वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो एक्सक्रेटा आपको पता ही है, क्या ही बोलूँ। क्लियर है या नहीं? मल वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, पशु मल वगैरह, यूरिन वगैरह हो गई, सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन अब आ जाते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, इसको भी देख देते हैं। ये कह सकते हैं जो बैक्टीरिया से सड़ जाए ना, वो ही है बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है ना? जो बैक्टीरिया से सड़ जाए, जो डिकम्पोज, नेचुरल डिकम्पोजर द्वारा क्या हो सके, ब्रेक डाउन किया जा सके, वो है बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो हैं, देखो पॉल्यूटेंट्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म एंड persist in nature, persist होंगे for long time, they accumulate in the food chain, बायोमैग्निफिकेशन देख लेते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो गए आपके अपघटनीय प्रदूषक, सबसे पहले तो यहाँ लिख देती हूँ अपघटनीय, ये या है प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये वो प्रदूषक होते हैं जो क्या होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे। हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से ये नहीं टूटते हैं, लंबे समय तक ये नेचर में रहते हैं। परसिस्ट इन नेचर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी वातावरण में ये लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे प्रदूषक, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे प्रदूषक हैं। हम पढ़ चुके हैं प्रदूषक जो हैं क्या हैं, वो सब्सटेंसेज है जो अधिक मात्रा में या गलत स्थान पे होंगे या अधिक मात्रा में होंगे तो वातावरण, पर्यावरण के लिए और जीवों के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे, ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक कहता है, प्राकृतिक रूप से क्या है, सड़ते नहीं है। ये हम कह सकते हैं सड़ते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, और लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। जैसा हो गया आपका प्लास्टिक, ये एग्जाम्पल हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का। आपका प्लास्टिक हो गया, आपका डीडीटी जो पेस्टिसाइड है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कल की क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तभी कह रही हूँ क्लासेस डेली अटेंड करो। देखो डीडीटी के बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ा, देन आज आगे फिर डीडीटी के से रिलेटेड एग्जाम्पल आ गया, इसलिए मैंने कल ही उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था वो आगे कनेक्ट होगा कहीं ना कहीं। तो नहीं देखिए क्लास तो देख लेना। देन आपके हैवी मटेरियल्स, मेटल्स हो गए, सॉरी, लेड हो गया, मरकरी हो गया यानी सीसा हो गया, पारा हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, है ना, रेडियोधर्मी कचरा हम कह सकते हैं इसको। तो ये सब क्या होंगे, आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होंगे, लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं। ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से सड़ते ही नहीं है। प्लास्टिक, तभी कहते हैं ना प्लास्टिक इस्तेमाल मत करो, पेपर बैग आजकल यूज़ होते हैं, बैन भी हुआ ऐसा काफ़ी टाइम पहले। तो बहुत ही ऐसा हो गया था कि शॉप पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, कि प्लास्टिक ताकि यूज़ ना करें, फिर भी लोग चोरी छिपे कर ही लेते हैं। आज भी देखो, ये तो खुद की जिम्मेदारी है, नेचर सबका भैया, सबको ही जीना है, तो भाई पॉल्यूशन से बचो। और प्लास्टिक जैसी चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती, काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। प्लास्टिक कुछ लोग जला वला भी देते हैं, कितना गंदी सी स्मेल आती है, कितना पॉल्यूशन फैलता है। तो क्या है, तभी कहते हैं पेपर बैग यूज़ करो, और शॉप पर लेके चले जाओ, वो क्लॉथ वाले बैग्स आते हैं, प्लास्टिक पॉली बैग्स वगैरह यूज़ मत करो, खुद से मत करो। गवर्नमेंट कहेगी तभी नहीं करोगे, खुद में भी तो इतना होना चाहिए ना, अपने लिए ही सही, मत करो यूज़। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। खैर चलो, ये सारे हो गए आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब हम बात करेंगे, अच्छा प्लास्टिक कभी मिट्टी नहीं बनता, मतलब कभी डिकम्पोज नहीं होता, इस बात को याद रखना। अब आ जाता है बेस्ड ऑन ऑरिजिन, यानी हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पे लिख देती हूँ।
तो इसमें देखो 2 टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं ओरिजिन के बेस पे। एक आ जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एक आ जाते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं उत्पत्ति के आधार पर। तो पहले आ जाएंगे ऑफ कोर्स आपके, मैंने अभी बताया 2 टाइप्स के होंगे, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? दीज आर पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोर्सेज। क्या है ये? पेन, एक मिनट। ऐसे प्रदूषक जो सीधे स्रोतों से कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऐसे प्रदूषक डायरेक्टली मतलब एमिटेड होते हैं किसमें? एटमॉस्फेयर में। कहाँ से? फ्रॉम सोर्सेज। अभी आप समझ जाएंगे अभी जब एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रदूषक जो सीधे सोर्सेज हो गए आपके क्या? स्रोतों में प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित होते हैं। यानी ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली एमिटेड होते हैं एटमॉस्फेयर में सोर्सेज से, जैसे कि CO2 आ गई, कार्बन मोनो ऑक्साइड जो हो गई, वाहनों से आती है आपकी जो CO हो गई, जो कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये कहाँ से आ रही है? इंडस्ट्रीज से आ रही है, उद्योगों से कह सकते हैं। देन NO नाइट्रिक एसिड हो गया आपका, नाइट्रिक एसिड। देन पर्टिकुलेट मैटर। अब आप सोच रहे होंगे PM 2.5 PM10 क्या है? चलो बताओ क्या है ये? वायु कण है, पार्टिकुलेट मैटर क्या है बताओ। चलो देखते हैं किस किस ने प्रीवियस क्लास अटेंड करी और किस किस ने नहीं की। ये कह सकते हैं जो सीधा निकलता है वो है आपका प्राथमिक। इस बात का ध्यान रखना, जो सीधा यानी डायरेक्टली इमिटेड हो रहा है, डायरेक्टली निकल रहा है, वो पॉल्यूटेंट्स जो क्या हो रहे हैं? एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं सोर्सेस के थ्रू, व्हीकल से निकल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सीधा एटमॉस्फेयर में जा रहा है। आपकी इंडस्ट्रीज से निकल रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, डायरेक्ट जा रहा है। अब बताओ PM क्या है? PM को ना हम ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक हमने फ्राइडे को ही शायद इस बारे में बातचीत करी है, फ्राइडे को करी है। तभी कह रही हूँ डेली क्लास अटेंड कर लो, थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके। अगर नहीं ली है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी होगी, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता होगा DDT क्या है, उन्हें ये भी पता होगा CFC क्या है, उन्हें ये भी पता होगा कि ये PM 2.5 और PM10 क्या है। देखो PM को ना देखने में छोटा सा पर्टिकुलेट मैटर, हो सकता है आप थोड़ा बहुत सर्च वर्च करें, आपको 1-2 लाइनें दिखेंगी, पढ़ लिया, ठीक है। बट हमने इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था ना, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ही स्टार्टिंग में जब चीज़ होती है मैं तभी उसे डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ, इवन एग्जाम्पल में आए तो। ये हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ा था PM प्रीवियस क्लासेस में, और तभी हमने इसे इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। इवन उसकी वजह से हम आगे थोड़ा सा टॉपिक और जो होना था वो डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए थे, फिर नेक्स्ट क्लास में किया था। आई थिंक इसी वजह से रह गया था। आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को ही हमने PM के बारे में बातचीत कर ली थी, तो देख लेना, क्लास प्लेलिस्ट में बनी हुई है, कोई भी क्लास स्किप हो गई अटेंड कर लो, बहुत डिटेल में बातचीत करी थी, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है आपका पर्टिकुलेट मैटर जो है, तो क्लास देख लेना। ये समझ लो जो सीधा जा एमिटेड हो रहा है, क्लियर है या नहीं? जो सीधा निकलता है, डायरेक्टली जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वो हो गया आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट। क्लियर है या नहीं है? यानी प्राथमिक प्रदूषक। देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एसेट्रा। अब ये हो गया आपका द्वितीय प्रदूषक। ये क्या है भाई? चलो ये भी देख लेते हैं। अब ये जो प्रदूषक है, ये प्रदूषक हम कह सकते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया जो होंगी, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन जो होंगी, केमिकल रिएक्शन द्वारा बनते हैं। देखते हैं ये प्रदूषक रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनते हैं। अक्सर
किससे बनेंगे? सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश, नमी, नमी नमी नमी, और जल हो गया आपका, है ना, जल लिख देती हूँ, पानी हो गया, कह सकते हैं आदि में, आदि 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 की उपस्थिति में फॉर्म्ड होंगे, है ना। क्लियर है या नहीं? दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। किसकी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की। ये प्रदूषक रासायनिक प्रतिक्रिया जो हैं केमिकल रिएक्शन द्वारा क्या है, बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। किसकी प्रेजेंस में होंगे ये? सनलाइट हो गई, वाटर हो गई, इनकी प्रेजेंस में, नमी हो गई, जैसे कि हो गया आपका O3 एग्जाम्पल। ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का ही एग्जाम्पल है। देन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल हो गया। आपका स्मॉग जो हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग जो हो गया, धुंध जो हो गई, वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। अमल वर्षा किससे हो रही है? SO2+H2O से जो हो रही है, ये क्या है? एसिड रेन भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। आने वाली क्लास में हम एसिड रेन वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ही मैंने बताया था। और देखते हैं कब होती है, बट जल्दी क्लास होने वाली है जिसमें हम एसिड रेन को डिस्कस करेंगे। देखो, जो सीधे जा रहा है, सीधे निकल रहा है, वो है आपका प्राइमरी, है ना। जो सीधे जा रहा है वो है आपका प्राइमरी, है ना। और सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी क्या है? जो डायरेक्ट जा रहा है वो हो गया आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट, डायरेक्ट जा रहा है एटमॉस्फेयर में, इंडस्ट्री से, व्हीकल से डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में वो जा रहा है, वो हो गया आपका प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है? ये कह सकते हैं जो बनता है, जो बनता है वो क्या है आपका? सेकेंडरी है, यानी वो है आपका द्वितीयक, है ना। हम कह सकते हैं वो स्तोत्र जो होगा, स्रोत से सीधे नहीं आता, डायरेक्टली एमिटेड नहीं हो रहा है, ये बनता है केमिकल रिएक्शन, है ना। किसकी? ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट से, लिखा है ना, फॉर्म्ड होता है, सीधे नहीं आता। इस बात को बिठा लो दिमाग में। क्लियर है या नहीं है? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना। सेकेंडरी क्या होगा? जो बनते हैं, और प्राइमरी वो हो गए जो क्या है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे सोर्सेज हो गए, व्हीकल से जो CO2 निकल रहा है, इंडस्ट्री से SO2, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड, PM, ये सब हो गए प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या हो रहा है? ये वो केमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, वाटर वगैरह की प्रेजेंस में ये बनते हैं। O3 ओजोन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ओजोन कैसे, O3 कैसे बन रही है, UV रेस का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एसिड रेन के बारे में सब हम ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नहीं देखियो क्लास, देन प्लीज़ अटेंड कर लेना। अब आ जाता है भाई स्वभाव के आधार पे पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन नेचर, यानी बेस्ड ऑन स्वभाव, यानी स्वभाव के आधार पर। तो ये भी 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव, देन सेकेंड होगा आपका क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं मात्रात्मक प्रदूषक, जिसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। मात्रात्मक प्रदूषक, these are normally present substances but when increased beyond safe limits they become pollutants। ये जो substances हैं, ये जो हम कह सकते हैं पदार्थ जो नॉर्मली आपकी प्रेजेंट होते हैं, ये पर्यावरण में ये नॉर्मली होते हैं, समान रूप से होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तभी बन जाते हैं पॉल्यूटेंट्स। ऐसे प्रदूषक जो सामान्य रूप से पर्यावरण में हैं, नॉर्मली प्रेजेंट हैं वो, है ना, तो ये ऐसे प्रदूषक होते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाते हैं, हम कह सकते हैं इनकी मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं? हानिकारक हो जाते हैं। जैसे हो गए आपकी ग्रीन हाउस गैसेस CO2, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो हो गए किस में? फर्टिलाइजर्स में। हीट हो गई आपका, थर्मल प्रदूषण जो हो गया लिमिट में, ओके, प्रेजेंट होते हैं ये सब्सटेंसेस। यानी ये पर्यावरण में, ये ऐसे प्रदूषक जो पर्यावरण में सामान्य रूप से मौजूद होते हैं लेकिन
इनकी मात्रा अधिक होने पे यानी सेफ लिमिट से अबव हो गए, इंक्रीज हो गए, तो ये क्या बन जाते हैं, प्रदूषक बन जाते हैं ये। तो इसके एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, कार्बन आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस गैस हो गई, देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो किस में होगा आपका उर्वरकों में यानी फर्टिलाइजर्स में, देन आपका हीट थर्मल पॉल्यूशन प्रदूषण जो हो गया आपका, ये सब क्या है एग्जाम्पल्स हो गए आपके क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स के, प्रदूषक के, मात्रात्मक प्रदूषक के। हम कह सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं ले लूँ पेन फिर कहती हूँ क्या कह रही थी मैं। हम कह सकते हैं हर रोज़ का पदार्थ है ना, पर क्या होगा, पर ज़्यादा हो गया तो प्रदूषण बन गया, प्रदूषक सॉरी, ज़्यादा हो गया तो प्रदूषक बन गया, पॉल्यूटेंट बन गया, अगर इंक्रीज हो गई ज़्यादा तो हो गया तो प्रदूषक बन गया। क्लियर है या नहीं है? ये क्या है, ऐसे प्रदूषक जो सामान्य रूप से पर्यावरण में मौजूद हैं लेकिन अधिकतम मात्रा हो जाए तो ये पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं यानी प्रदूषक बन जाते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आप लोग देख ही चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट आ जाएंगे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। ये क्या होते हैं, दीज आर सब्सटेंसेज विच आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट एंड आर फॉरेन और टॉक्सिक टू इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो देखो, इसको हम क्वालिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक, और पॉल्यूटेंट को आपको पता ही है प्रदूषक हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ गुणात्मक प्रदूषक। ये वो पदार्थ हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, है ना, और बहुत हानिकारक या हम कह सकते हैं विषैले होते हैं, ये काफ़ी हानिकारक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः मौजूद नहीं होते और बहुत हानिकारक या विषैले होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल उदाहरण हो गया आपका कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड, जैसे हो गया आपका डीडीटी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हैवी मेटल्स हो गया आपका, लेड हो गया, मरकरी हो गया यानी पारा हो गया, सीसा हो गया, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हो गई यानी रेडियो एक्टिव तत्व हो गए। ये फॉरेन क्यों लिखा है और टॉक्सिक क्यों लिखा है, मतलब ये क्यों लिखा है आर फॉरेन और टॉक्सिक टू इन्वायरमेंट, कई सारे लर्नर्स के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, आया नहीं आया, क्योंकि ये क्या, ये बाहर से आया, नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो बाहर से आया, नया और जहरीला, और क्या हुआ, टॉक्सिक हुआ यानी जहरीला। ये क्या हो गया आपका क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स यानी गुणात्मक प्रदूषक। हाँ जी, अब बताओ किसे किसे समझ आया और किसे किसे नहीं आया, दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी? क्लियर हो गया क्यों लिखा है यहाँ पे फॉरेन और टॉक्सिक, क्यों लिखा है भाई क्वालिटेटिव में, क्योंकि भाई ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, सामान्य रूप से पर्यावरण में मौजूद नहीं है, बाहर से आया, नया है, जहरीला है ये। क्लियर है या नहीं? ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः मौजूद नहीं होते और बहुत हानिकारक, विषैले या हम कह सकते हैं जहरीले होते हैं। आपके पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ही इसके एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर और नॉट क्लियर? चलो देन आ जाते हैं आपके सेनर्गिज्म। ये क्या है भाई, हम कह सकते हैं संयोजन प्रभाव, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं, इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ इसको, सिनर्गिज्म को। ये हो गया आपका संयोजन प्रभाव। व्हेन
टू पॉल्यूटेंट्स एक्ट टुगेदर, यानी जब दो पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, एक साथ एक्ट टुगेदर का मतलब क्या हुआ, एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज मोर हार्मफुल देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट, और इनका जो ये कॉम्बिनेशन है वही बहुत हानिकारक है, अधिक हानिकारक है, हम ये कह सकते हैं। इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सायोजन कहेंगे, यानी सिनर्गिज्म कहेंगे। क्लियर या नहीं? जब दो प्रदूषण, यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी में भी, जब दो प्रदूषक मिलकर ऐसा प्रभाव डालते हैं जो अकेले उनके प्रभाव से कहीं अधिक हानिकारक होता है, ऑफ कोर्स हानिकारक होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सायोजन, सायोजन कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? जब दो प्रदूषक क्या हो जाएंगे, कंबाइंड होंगे, मिलकर एक ऐसा प्रभाव डालते हैं, अकेले जो होगा उससे ज़्यादा, अगर वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो अधिक अधिक कह सकते हैं, मतलब बहुत अधिक हानिकारक हो जाते हैं, अगर दो पॉल्यूटेंट जो है प्रदूषक कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर है? व्हेन टू पॉल्यूटेंट्स एक्ट टुगेदर एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट्स इज मोर हार्मफुल देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट, यानी अकेले तो जितने होंगे वो होंगे, लेकिन मिलकर तो भाई क्या हो गए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गए। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका स्मोकिंग प्लस एस्बेस्टोस एक्सपोजर, इससे क्या है, मच हायर रिस्क ऑफ लंग कैंसर देन आइदर एलो। देखो स्मोकिंग हम सब जानते हैं क्या है, इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं करनी चाहिए, कोई नॉन में कर रहा हो उसको भी समझाओ, है ना। स्मोकिंग, धूम्रपान जो है बहुत हानिकारक है ना, हम जानते हैं। तो प्लस हो गया आपका एस्बेस्टस, जो अलग अलग तो नुकसानदायक ये चीज़ें हैं ही एस्बेस्टस, लेकिन इससे क्या होगा, इनके कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, ज़्यादा रिस्क हो रहा है लंग कैंसर का। अकेले तो जो है नुकसानदायक है ही, लेकिन मिल गए, दो पॉल्यूटेंट सब मिल गए तो क्या हो गया, बहुत अधिक नुकसान होने का है चांस आपका, यानी बहुत अधिक फेफड़ों का कैंसर खतरा। चलो नोट करना चाहो तो जल्दी से इसको कर दो, फिर हम देखते हैं आगे क्या है। जल्दी से आप लोग देख सकते हैं जल्दी से, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब बढ़िया जो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ये है क्या, कुछ लोग शायद हो सकते हैं कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्या है एस्बेस्टोस एक्सप्लोजर, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एस्बेस्टोस एक्सपोजर क्या है ये कब अकर होता है, अकर्स हम कह सकते हैं व्हेन टीनी, एक सेकेंड, टीनी एस्बेस्टोस फाइबर्स जो हो गए रिलीज हो जाते हैं इनटू द एयर, और हम कह सकते हैं एंड इनहेल्ड, इससे क्या होती है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग कैंसर वगैरह हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? क्लियर है? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, सब समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी ये बताओ।
समझ आ गया आपको क्या है ये सारे ओजोन प्रभाव? जब दो प्रदूषक क्या है मिल जाते हैं तो इनका जो इफेक्ट होता है क्या होता है, वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। क्लियर 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 क्लियर। चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है और कल की क्लास में हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस नहीं करना, पॉल्यूशन को हम कल पढ़ेंगे। मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर वही सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सीटीटी क्लास है। कोई नोन में हो तो इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना। तब तक के लिए तैयारी करते रहो। कोई क्लास स्किप हो गई तो देख लेना। एडिक्ट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी नेम से क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई स्किप हो गई हो तो देख लेना। और क्लासेस मैंने सारी ऐड करी दी हैं उसमें, और कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ फिर आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स फैमिली। बाय बाय।